बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ पर क्लोट बनने से बच जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि ब्लड का क्लोट हमेशा आउटसाइड द बॉडी होता है। आउटसाइड का मतलब होता है शरीर के बाहर, जहाँ चोट लगी। अंदर खून का क्लोट नहीं होना चाहिए। अगर अंदर वाला खून जम गया तो समझ रहे हैं ना आप क्या हो जाएगा। अंदर खून जम गया इसका मतलब हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी में। तो क्लोट हमेशा कहाँ पे बनता है, जहाँ पे आपको चोट लगी, आउटसाइड द बॉडी, शरीर से बाहर बनती है। अब आइए, मैंने कहा था क्लोटिंग की 3 अभिक्रियाएं होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये तीनों रिएक्शंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगी, 3 बार बताऊंगी, चौथी बार नहीं आंसर करना, क्योंकि उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको आंसर करने में आज मैंने तबियत सही क्योंकि आज मेरा पास है। हिंदू समाज में क्या होता है, अपने बच्चे के लिए अपनी हेल्थ अच्छी रखना है ना, जिसको कलश नहीं कहते हैं, वो मेरा पास है आज सुबह से आज पास है। तो आज मेरा कल रोज लेकिन ब्लड क्लॉटिंग करती है, बाकी ब्लड क्लॉटिंग क्लास पहले मैंने क्लास है ना। चल आज स्टार्ट। सुनो, आपको चोट लगती है तो खून निकलता है। एक फोटो दिखाते हैं आपको, समझना स्टार्ट। चोट लगती है तो आपके जो खून जिन पतली पतली नलियों में होता है वो ब्लड वेसल्स से देखो आप मान लो मेरे साथ चोट लगी तो खून कब निकलेगा, जब ये पतली 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 क्या निकलेगा आपकी खून से बच्ची बच्चा तो इनके अंदर खून होता है। ये नली है, इस नली को क्या बोलते हैं आप बताओ, ब्लड वेसल्स। इन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स और इन्हीं ब्लड वेसल्स में खून होता है। खून यहाँ से प्लाज्मा से चोट लगने से ब्लड वेसल्स फट गई, रक्त वाहिकाएं फट गई और फटने से ये खून निकल रहा है, यानी इसका और ध्यान से समझने की कोशिश करना है। फिर थोड़ी बात देर के बाद 15 मिनट के बाद ऐसे जो खून निकल रहा था वो खून निकलना बंद हो जाता है और जैसे ही ऐसा क्लोट बना बच्चों तो क्या बताएंगे कि आपका खून अभी आप फोटो में देखा इतना आसान है, इसको समझना बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो सुनो होता क्या है, जैसे ही आपको चोट लगती है तो ऐसे ब्लड वेसल फट जाती है और बनाते एकदम अच्छे से बना देते हैं। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ये चीज काफी समझ में आती है ना, कहीं आएगी लेकिन कम आएगी। ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर जीवन अब आपको चोट लगी तो मान लो इस हिस्से में चोट लगी है तो क्या होता है, जो सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। अरे भैया चोट लगती है तो सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, यानी कि कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। जी हाँ, इसे कह रहे हैं आप। जैसे ही चोट लगी तो आपकी यहाँ की सेल्स क्या होगी, डैमेज हो जाती है। ये पाइप है, पानी का पाइप है, पानी कैसे होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ से ऐसे ये लाल कलर का निकलता है जी, आगे बस अब बच्चों जैसे ही चोट लगती है और जिस हिस्से में चोट लगती है वहाँ की सेल्स डैमेज होती है, वहाँ की सेल्स नष्ट होती है और इन्हीं डैमेज सेल्स से एक केमिकल कौन सा केमिकल निकलता है, ये डैमेज सेल्स बनाते हैं थ्रोम्बोप्लाज्मिन नाम का। कौन सा, थ्रोम्बोप्लाज्मिन नाम का केमिकल कौन सा बच्चों, थ्रोम्बोप्लाज्मिन। कौन निकालती है, डैमेज सेल्स निकालती है। जिस हिस्से में चोट लगा वहाँ की सेल्स डैमेज हो गई, डैमेज सेल्स से केमिकल निकलता है। केमिकल क्या है, केमिकल है रसायन। ये रसायन नॉर्मल सेल्स नहीं निकालती, जो क्षतिग्रस्त सेल्स होती है सिर्फ वही निकालती है। निकाल दिया क्या आगे बस जब हमें चोट लगती है सेल्स डैमेज हो जाती है, डैमेज सेल्स क्या निकालती है, थ्रोम्बोप्लाज्मिन। अब बच्चों हमारा जो खून है इस खून में होता है कैल्शियम। आपने सिर्फ बच्चे कहते हैं कैल्शियम दांतों में होता है, बालों में होता है, आंखों में होता है, कुछ भी होता है। लेकिन आपको याद रखना है हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, हमारे खून में भी क्या होता है, कैल्शियम होता है। वो बात आपकी सच है कि बालों में, नाखूनों में, हड्डियों में, दांतों में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है, हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम मिनरल होता है जो कैल्शियम में रिलीज होता है। जी हाँ, हमने सुना है कैल्शियम रिलीज करता है। ओके, तो बच्चों जब चोट लगी, चोट लगने से खून निकल रहा है, उस खून में कैल्शियम भी है और उसी खून के अंदर एक केमिकल डैमेज सेल से निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं, अब क्या होता है, आपको एक तकनीक है। अब याद करो मैंने कहा था प्लाज्मा में ब्लड का ग्रोथ करवाने वाले क्या होते हैं, कौन सा प्रोटीन होता है, अब आप कहोगे हम आपको कहते हैं ब्लड का ग्रोथ जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं। अरे नहीं है, आपने यहाँ बताया कि प्लाज्मा में सिर्फ आरबीसी होती है, ब्लड माइनस आरबीसी है प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा में आरबीसी और प्लेटलेट्स तो होंगी ना। जी तो प्लाज्मा के अंदर क्या है, तो अब पहला रिएक्शन क्या होगा, पहले रिएक्शन में आपके खून के अंदर प्लाज्मा है, आपको चोट लगी, चोट लगते ही खून निकल रहा है, इसी खून में प्लाज्मा है। तो अब होगा पहला केमिकल रिएक्शन क्लोटिंग। कौन सा, पहले केमिकल रिएक्शन में एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है बच्चों, एक प्रोटीन है और ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, यानी कि ये काम नहीं कर सकता है, ये है लेकिन ये काम करने लायक तो इसका काम करने लायक कैसे बनेगा। तो पहले केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना ये बदल जाता है किसमें, थ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन में बदल जाता है। बच्चों थ्रोम्बिन का ही इनएक्टिव फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन होता है। समझ रहे हो मेरी बात, ये काम करने लायक नहीं है, ये काम करने लायक है। अब काम क्या है, यहाँ पे हल जोड़ने का काम करना है, काम यहाँ पर क्या है बेटा, क्लोट करवाना है। तो बेटा ये एक्टिव है, एक्टिव का मतलब ये काम करेगा। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। अब बच्चों आपने सुना होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो प्रेरक डाल देते हैं, तो केमिकल रिएक्शन स्पीड पकड़ती है, वो बहुत फास्ट तेजी से होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब था हमें इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना है और जल्दी बदलना है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट डालना है। और पता है यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे कौन काम करता है, एक ये केमिकल, कौन सा, थ्रोम्बोप्लाज्मिन। कौन सा केमिकल बेटा, थ्रोम्बोप्लाज्मिन। और दूसरा ये जो कैल्शियम है ना बच्चों, ये यहाँ पर किसकी तरह काम करता है, एज ए कैटलिस्ट, एज ए प्रेरक की तरह काम करता है। तो पहली केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इसे आराम से पढ़ना, ठीक है। सुनिए जरा, क्या मैंने कहा चोट लगी, चोट लगने से खून निकला, वहाँ की सेल्स डैमेज हो गई। जैसी सेल्स डैमेज होती है तो वो थ्रोम्बोप्लाज्मिन का काम करती है। और जो खून होता है उसमें कैल्शियम होता है। तो जैसे ही चोट लगती है तो आपको 10-12 मिनट तक तो खून रहता है, 10-12 मिनट के बाद ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जो पहला रिएक्शन है उस रिएक्शन में प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है और किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लाज्मिन की प्रेजेंस में। अब ये थ्रोम्बिन क्या है, कल की क्लास याद करो मैंने कहा था हमारे खून को जमने से बचाता है हिपारिन, और ये हिपारिन भी खून
हिपेरिन को थक्का रोधी कहते हैं। बच्चों हिपेरिन थक्का नहीं जमने देता है, जबकि आपको थक्का जमाना है खुद को। तो हिपेरिन कहेगा नो, मैं ब्लड का क्लॉट नहीं होने दूंगा। तो पता है ये प्रोटीन जाएगा हिपेरिन के पास और हिपेरिन को क्या बोलेगा, हिपेरिन को बोलेगा हिपेरिन अब तुम्हारा काम है शांत हो जाओ। हिपेरिन को क्या कर देगा, ये डीएक्टिवेट। हिपेरिन को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। डीएक्टिवेट का मतलब होता है बेटा कि इसको काम करने लायक छोड़ेगा ही। अरे याद करो मैंने कहा था हिपेरिन ब्लड का क्लॉट नहीं बना देता, जबकि अब तो वही ब्लड का क्लॉट बना हमारे शरीर के अंदर खून को जमने से बचाता है हिपेरिन। और अब तो कहाँ बात हो रही है, शरीर के बाहर चोट लग गई, तो जब तक हिपेरिन है तब तक हिपेरिन ब्लड का क्लॉट नहीं करेगी। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस हिपेरिन को शांत करना पड़ेगा। हिपेरिन शांत हो जाओ, तुम चुप रहो, तुम साइड हो जाओ। तो इसको साइड कौन करता है, आप क्या करेंगे, पहली केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन मतलब इसके प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की प्रेजेंस में, और इस थ्रोम्बिन ने जाकर हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर दिया। एग्जाम में प्रश्न आता है, जब कभी भी चोट लगती है वहाँ पे थक्का जमता है तो हिपेरिन को डीएक्टिवेट, उसको निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, पहला केमिकल। यस, अब दूसरा केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जैसे ये हो जाएगा इसके बाद दूसरा केमिकल रिएक्शन होगा। आप याद करो मैंने कहा था फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, वो मुख्य प्रोटीन है क्या, ब्लड का क्लॉट होता है। फिब्रिनोजन, हिंदी में फिब्रिनोजन बोलते हैं। तो दूसरी केमिकल रिएक्शन में ये जो रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है जिसका नाम फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिनोजन बदल जाता है इसमें फाइब्रिन में, या ये टूट जाता है फाइब्रिन इसमें कैसा प्रोटीन है, रेशेदार रेड लाइक स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन होता है। इसके पास क्या होते हैं, इसके पास ऐसे रेड होते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में भी आपको क्या चाहिए, इस केमिकल रिएक्शन में भी आपको एक कैटलिस्ट चाहिए। यहाँ पर कौन काम करता है एज ए कैटलिस्ट, ये थ्रोम्बिन एज ए कैटलिस्ट प्रेरक की तरह काम करता है, या एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। तो दूसरी केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है, दूसरी रासायनिक प्रतिक्रिया में जो रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है जिसका नाम फाइब्रिनोजन होता है, वो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में टूट जाता है। और फाइब्रिन एक रेशेदार प्रोटीन होती है, इसके पास और जो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है तो कौन से उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, या तो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है, या एक एंजाइम चाहिए होता है जिस एंजाइम को बोलते हैं हम पेप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम है बच्चों, ये प्रोटीन एग्जामिनर पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा एंजाइम काम आता है, पेप्सिन। ओके, अब तीसरा केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तीसरी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन क्या है, एक रेशेदार प्रोटीन है, इसके पास छोटे छोटे धागे हैं। तो ये फाइब्रिन पता है क्या है, जितना भी खून था खून के अंदर सेल्स में चोट लगे खून निकलता है, ये फाइब्रिन भागों को और भागों के अंदर पिरो लेता है ब्लड सेल्स। कौन सी सेल्स को, ब्लड सेल्स को, रक्त कोशिकाओं को अपने भागों के अंदर पिरो लेता है, जिसको रक्त कोशिकाओं को, ये प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबको अपने भागों के अंदर फंसाया। और जैसे भागों के अंदर फंसाया तो बच्चों जो खून बाहर निकल रहा था, जिसकी ब्लीडिंग हो रही थी, वो खून नहीं रुक जाता है और वहाँ पे क्या बन जाता है, ब्लड क्लोट। क्या बन जाता है, ब्लड क्लोट बन जाता है, थक्का जम गया। इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए भी एक कैटलिस्ट चाहिए, और यहाँ पे एक कैटलिस्ट काम आता है, उसको अपने नाम ये क्या कहते हैं। अब फिर से रिपीट करते हैं, तीनों क्या सारी कह रहे मुझे क्लास रिकॉर्डेड लगती है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत शाबाश। चलिए आइए तस्वीर मैं एक बार फिर से समझा दूँ, फिर फोटो दिखा सकती हूँ। जैसे ही आपको चोट लगती है, आपकी नसें फटती हैं, खून बाहर आता है, खून बाहर आता है, चोट लगी तो सेल्स डैमेज हो जाती है, सेल क्षतिग्रस्त हो जाती है। और जैसे ही सेल क्षतिग्रस्त होती है तो बेटा क्या होता है, आप बताओगे, वो डैमेज सेल्स एक केमिकल एक रसायन बनाती है, रसायन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो खून निकल रहा होता है उसमें कैल्शियम होता है। तो पहला केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है, इसकी उपस्थिति में कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के केमिकल की प्रेजेंस में। और जैसे थ्रोम्बिन बदला तो थ्रोम्बिन जाकर क्या करता है, थ्रोम्बिन जाके डीएक्टिवेट कर देता है हिपेरिन। क्योंकि हिपेरिन जब तक है वो खून का थक्का नहीं जमने देगा, तो उसका काम ही वही है, उसका नेचर ही वही है। हिपेरिन का ये काम है ब्लड का क्लॉट ना होने देना, और अब तो ब्लड का क्लॉट करना है, नहीं तो खून सारा रह जाएगा चोट लगी उसी से। तो सबसे पहले थ्रोम्बिन जाता है, वो हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है, कहता है हिपेरिन आपको शांत करेगा, हिपेरिन कहेगा ठीक है भाई जो करना है मैं शांत हूं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन भी टूटता है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है, और फाइब्रिनोजन जब टूटता है तो बेटा ऐसे रेशे निकलते हैं, ऐसे धागे निकलते हैं, उन धागों का फाइब्रिन है। और किसकी वजह से, थ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन या पेप्सिन नाम के एंजाइम की वजह से। तीसरा, आपकी फाइब्रिन अपने धागे खोल देगा और उन धागों में मोती होती है, जैसे माला होती है, माला टूटती है तो मोती बिखर जाते हैं, क्योंकि मोती सारे साथ एक साथ लाके अपने धागे में पिरो लेते हैं तो माला बन जाती है। ठीक कैसे, ये फाइब्रिन अपने धागे खोलता है, उन धागों के अंदर मैश बन जाता है, जिसके अंदर ब्लड सेल्स आके फंस जाती है, इसके अंदर ब्लड सेल्स आके फंस जाती है, और उसी को आप ब्लड क्लॉट कहते हैं। अब फोटो दिखाते हैं, देखो ये रहा, ये पतले पतले धागे दिख रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइब्रिन स्ट्रैंड्स का मतलब होता है यहाँ पे केमिकल, इसके रेशो। अब देखो जरा, इसी को ब्लड का क्लॉट कहते हैं। इस फोटो में देखो चोट लगी तो आरबीसी ऐसे बाहर निकल रही है, बाहर निकल रहा है, लेकिन उसके बाद देखो ऐसे ब्लड का क्लॉट बनना शुरू हो गया, और बाद में ऐसा क्लॉट बन गया तो अब खून इसके अंदर ये बाहर निकल रहा है, और बच्चों किसी को बोलते हैं क्या, ब्लड का क्लॉट बन गया। फाइब्रिन ने अपने धागे खोले और उन धागों के अंदर आरबीसी के प्लेटलेट्स को अंदर फंसा लिया, जैसे जाल होता है, जाल के अंदर पक्षी फंस जाते हैं, ठीक वैसे ही अपने जाल के अंदर इसको फंसा लिया, ब्लड सेल्स को फंसा लिया। और जैसे ही ब्लड सेल्स फंसी, यहाँ पे क्या बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। इसका मतलब मैम अब यहाँ से बाहर निकलेगा, अंदर ही जाएगा, किसी को ऐसा क्लॉट बनता है बच्चों, ऐसा इसे क्लॉट कहते हैं, ऐसा क्लॉट बनता है जब क्या मेरी बात समझ में आई आपको, क्या मेरी बात समझ में आई आपको। ये रिएक्शन को एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से समझना क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे कैसे। पहले रिएक्शन में थ्रोम्बिन में बदलता है, फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है, और फाइब्रिन ब्लड सेल्स को अपने साथ जोड़ लेता है। इसी वजह को आसान
अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी ब्लड सेल्स है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कौन सी, आप लोग आंसर करते जाना साथ साथ में, ठीक है, कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, ब्लड की कौन सी सेल्स हैं जो ब्लड का क्लोट करवाती है। क्या करके आओगे आप आंसर, आप करके आओगे कि मैम कौन सी ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स, कौन सी होती है, प्लेटलेट्स, पहला क्वेश्चन, परमाणु कोशिकाएं। चलो दूसरा क्वेश्चन, कौन सा केमिकल जो होता है वो ब्लड का क्लोट करवाने में हेल्प करता है। यह आपसे पूछेगा कौन सा केमिकल है जो डैमेज सेल्स सिक्रीट करती है, डैमेज सेल्स के द्वारा यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के द्वारा कौन सा केमिकल बनाया जाता है। तो जब भी हमें चोट लगती है वहां की सेल्स डैमेज होती है तो एक केमिकल बनाते हैं, उसका नाम क्या नाम है, जल्दी बताओ क्या नाम दोगे आप, हमसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, हमसे थ्रोम्बोप्लास्टिन हिंदी में लिखने को। अब आपसे पूछे वो कौन सा मिनरल है, वो कौन सा खनिज तत्व है जो ब्लड का क्लोट करवाता है, जो रक्त का थक्का जमाता है, तो कौन सा खनिज है, कैल्शियम। अरे कहाँ का कैल्शियम, चोट लगी है, खून बह रहा है, दांत का कैल्शियम थोड़ी ना जाएगा ब्लड का क्लोट करवाने, बालों का कैल्शियम थोड़ी जाएगा, हड्डियों का थोड़ी जाएगा, जो खून का कैल्शियम है वही तो कराएगा। तो जो खून का कैल्शियम है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन में हिपैरिन को निष्क्रिय कौन करता है, हिपैरिन को डीएक्टिवेशन फॉर्म में कौन लाता है, हिपैरिन को डीएक्टिवेट कौन करता है। तो आप क्या करके आओगे, मैम थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है वो हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। राइट, सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि कौन सा एंजाइम, विच एंजाइम इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन, कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। तो आंसर आप क्या करके आएंगे, आंसर हम पेप्सिन एंजाइम करके आएंगे। कौन सा, पेप्सिन, हिंदी में सेम नाम है इसलिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं सिर्फ। चलिए आपसे पूछेगा कौन सा विटामिन है जो ब्लड का क्लोट करवाता है या किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो आप क्या करके आओगे, विटामिन के, विटामिन के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सा मेन प्रोटीन है जो ब्लड का क्लोट करवाता है, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। आंसर क्या बनेगा बच्चों, बताओ प्यारे प्यारे बच्चों क्या आंसर बनेगा, फाइब्रिनोजन। कौन सा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन हिंदी में फिब्रिनोजन लिखा हुआ है, मेन प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको मैंने नहीं बताया वो सुन लो। एग्जामिनर पूछता है क्लोटिंग टाइम कितना लगता है, ये जो मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई है इनको होने में कितना समय लगता है। आपको क्या लग रहा होगा 1 घंटे 2 घंटे में होता है, थक्का जमने का समय कितना होता है। तो प्यारे बच्चों नॉर्मली याद रखना 3 से 5 मिनट या 5 से 7 मिनट, लेकिन मैक्सिमम अगर आए तो 8 से 15 मिनट, बस इतनी देर में क्लोट बन जाना चाहिए। 5 से 7 मिनट बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है क्लोट बनने में, अधिकतर समय की सीमा कितनी होनी चाहिए, 8 से 15 मिनट। 15 मिनट से देरी हो गई फिर तो आप समझ रहे हो 15 मिनट से ज्यादा हो गया ब्लड का क्लोट बने हुए तो खून निकलता जाएगा निकलता जाएगा, खून का बहाव रुकेगा ही नहीं, तो इंसान को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। जी मैम, अब आइए ये सारे क्वेश्चन शायद आप कर लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज पढ़ाने जा रही हूँ, वो क्या बच्चों, ये जो क्लॉटिंग रिएक्शंस होती है ना, इन रिएक्शंस को होने में कुछ फैक्टर चाहिए होते हैं, जो फैक्टर हमें जन्मजात मिलते हैं। जब आपका जन्म हुआ तब से वो फैक्टर आपके बॉडी में है और उन्हें बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। चलिए मैं आपको आगे समझाती हूँ ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जब आपका जन्म हुआ था तब से ही आपके शरीर में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं बेटा, जिनको बोलते हैं रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। कौन से, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक, कुछ फैक्टर होते हैं। ये फैक्टर याद रखना बाय बर्थ आते हैं हम लोगों में, कोई बाहर से नहीं लेते हो आप, जन्म के साथ ही आते हैं बेटा। जब आपका जन्म हुआ तब ये साथ में आप में आए हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं तो सुनो, एक होता है फैक्टर 8, एक होता है फैक्टर 9। दो फैक्टर चाहिए होते हैं, कौन कौन सा, दो कारक चाहिए होते हैं, एक होता है फैक्टर 8 और दूसरा होता है फैक्टर 9। ये फैक्टर 8 है बच्चों और ये फैक्टर 9 है, ये फैक्टर चाहिए होते हैं ब्लड का क्लोट करवाने के लिए। ठीक है, और ये फैक्टर हमें जन्मजात मिलते हैं बच्चों, मां के ही पेट से आपको मिले हैं। ठीक है, कौन कौन सा, फैक्टर 8, फैक्टर 9। अब कुछ लोगों में जन्मजात ही इन फैक्टर की कमी हो जाती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों में ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 नहीं बन पाते हैं बच्चों, नहीं बन पाते हैं। और नहीं बन पाते हैं कब, बाय बर्थ, जन्म से ही नहीं बनते हैं उनमें। तो पता है, याद रखना जन्म से ही नहीं बन पाते बेटा, जब जन्म हुआ तब से ही नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया, जिस बीमारी का नाम होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है, अनुवांशिक रोग को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज क्या होती है, ऐसी डिजीज जो बाय बर्थ होती है बच्चों और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, उन्हें हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, उन्हें हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बाय बर्थ आती है, आप में जन्म से ही आती है। जेनेटिक डिजीज क्या होती है, जो बीमारी जब आपका जन्म हुआ तो आपके जन्म के साथ एक बीमारी का भी जन्म हुआ, तो उस बीमारी को हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, उस बीमारी को हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं। अब मैम होता क्या इन लोगों में, इन लोगों में जन्म से ही क्या नहीं बन पाते, ये फैक्टर नहीं बन पाते। कौन कौन सा, फैक्टर 8, फैक्टर 9, ये नहीं बन पाते। तो इन लोगों के अंदर इन फैक्टर्स की कमी होती है, तो इस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। और इस बीमारी में क्या नहीं बनता, इस बीमारी में ऐसे लोगों में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ऐसे लोगों में रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, या होती है तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है। अब आप खुद समझ रहे हो कि अगर समय ज्यादा लगेगा तब तक ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों को छोटा सा कट लगता है, हल्का सा, तो इनका बहुत सारा खून बह जाता है, तो इनका बहुत सारा खून बह जाता है। तो बच्चों सुनो, यही बीमारी कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में, जो महारानी विक्टोरिया थी उसके परिवार में सबसे पहले इस बीमारी को खोजा गया। इसीलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया रॉयल फैमिली से थे तो इस बीमारी का नाम रॉयल डिजीज पड़ गया। हाँ, बीमारियां भी रॉयल होती हैं, इसको शाही बीमारी कहते हैं बेटा। ठीक है, ये रॉयल डिजीज है। अब इस बीमारी में किसकी कमी होती है, क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है बेटा। अगर क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी हुई तो ऐसे लोगों को कहते हैं हीमोफीलिया ए वाले लोग, इस बीमारी को हीमोफीलिया ए कहते हैं। और अगर फैक्टर 9 की कमी हुई तो इसे हीमोफीलिया बी कह देते हैं।
मैं एक बार फिर से समझाती हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। चलो सुनो कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? आप बोलोगे फैक्टर 8 और फैक्टर 9 होते हैं। ये क्लोटिंग फैक्टर जिस बीमारी में नहीं बन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है। आनुवंशिक रोग वो होते हैं जो जन्म के साथ आप में आते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। आपके माता पिता से आप में आए हैं, आपसे आपके बच्चों में जाएंगे, उनके बच्चों से उनके बच्चों में आगे से आगे जाते रहते हैं। तो ऐसी बीमारी को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो हीमोफीलिया भी एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में लोगों के अंदर क्या नहीं बन पाते? फैक्टर नहीं बन पाते। कौन से फैक्टर? जो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक हैं वो नहीं बन पाते। और ऐसे लोगों को जब चोट लगती है तो उनका ब्लड का क्लॉट या तो होता ही नहीं है या फिर होता है तो समय ज्यादा लग जाता है। मैम ने कहा है क्लॉटिंग में मैक्सिमम टाइम 15 मिनट का लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो बच्चों ऐसे लोगों को छोटी सी चोट लगती है तो बहुत सारा खून बह जाता है। और ये बीमारी क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में, महारानी विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले खोजी गई थी, तो इस बीमारी का नाम रॉयल डिजीज है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कौन सी बीमारी के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता? आंसर है हीमोफीलिया। किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहते हैं? हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है? दो, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। कौन से फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया ए होता है और कौन से फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया बी होता है? और हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? तो आप क्या बताओगे? एक आनुवंशिक बीमारी है, एक जेनेटिक डिजीज है। बता दोगे? हाँ जी, बता दोगे क्या ये क्वेश्चन? भारत देश में भी बहुत सारे लोगों को हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया डे मनाते हैं हम, कौन सी डेट को मनाते हैं मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे। उस दिन हम जागरूक करते हैं लोगों को हीमोफीलिया दिवस के दिन कि भैया ऐसी बीमारी है, आपको बच के रहना है, बचाव करके चलना है ना। तो ये हमारे ऐसा नहीं है सिर्फ क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे हजारों लोगों को हीमोफीलिया है बेटा, हजारों लोगों को हीमोफीलिया है। ठीक है, आगे बात समझ में। डायबिटीज आगे बढ़ाएंगे बेटा, डायबिटीज वाले लोगों को ब्लड का क्लॉट आसानी से नहीं बनता है, बिल्कुल बताएंगे। तो क्या आपको समझ में आया कि ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है? कैसे आपको चोट लगने के बाद 15 मिनट के बाद खून बहना बंद हो जाता है? अगली बार भगवान ना करे ऐसा कभी भी हो, लेकिन छोटी मोटी चोट लगे आपको तो बेटा आपको ये सारी चीजें मेरी याद आएंगी, है ना। आएंगी ना, आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, बहुत बढ़िया रमन। हाँ 17 अप्रैल को हम हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम लोगों को जागरूक करते हैं हीमोफीलिया बीमारी के बारे में। समझ में आ गया? तो कभी चोट लगेगी तो आपका खून निकलना बंद हो जाएगा, तो एक काला काला सा ऐसा क्लोट पड़ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यही वो क्लोट था जिसके बारे में मैम पढ़ा रही थी, है ना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे। बच्चों अगर किसी इंसान के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए? प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाए, एरो नीचे है, नीचे का मतलब कमी हो जाए। अगर किसी इंसान के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है थ्रोम्बोपीनिया। क्या कहा जाता है? उसे थ्रोम्बोपीनिया कहा जाता है। थ्रोम्बोपीनिया ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में इंसान के अंदर क्या नहीं होती है? प्लेटलेट्स कम हो जाती है। अब मैम क्या होगा? इन लोगों में ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, इन लोगों का खून पतला हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा, इंटरनली कहीं ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस इंसान के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो उस बीमारी को कहते हैं क्या है? थ्रोम्बोपीनिया। तो थ्रोम्बोपीनिया एक ऐसी स्टेज है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है और ऐसे लोगों में या तो क्लॉट बनेगा ही नहीं या बनेगा तो बहुत ही इतना देरी हो चुकी होगी कि इंसान खत्म भी हो सकता है मामूली सी चोट में, मामूली सी चोट में। अब अगर किसी इंसान में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, एरो ऊपर है, ऊपर का मतलब बढ़ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, प्लेटलेट्स आनी चाहिए थी 4 से 5 लाख, आ रही है 20 लाख, तो बेटा इस कंडीशन को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसे क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। और पता है थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है? इंसान के शरीर के अंदर क्या बनने लग जाता है? क्लॉट बनने लग जाता है। अरे भैया नसों के अंदर खून जमने लग जाता है, सुना है फलाना इंसान के खून, फलाना इंसान के बॉडी में क्लॉट बन गया अंदर, उसे हार्ट अटैक पड़ गया, सुना होगा, है ना। तो बच्चों थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो गई, हिपैरिन कम हो गया, हिपैरिन अंदर ब्लड का क्लॉट जमने से बचाता है। अब बेचारा हिपैरिन कम पड़ रहा है, प्लेटलेट्स ज्यादा हो रही है तो अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर क्लॉट बनना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। तो बताओ क्या शरीर के अंदर क्लॉट बनना चाहिए? बताओ जल्दी, बनना सही है कि गलत है? मैम शरीर के अंदर कभी भी थक्का नहीं जमना चाहिए। आप सोचिए बच्चों, सोचिए कि ऐसे आपकी एक ब्लड वेसल है, इसमें ऐसे खून बह रहा है, खून नसों में दौड़ रहा है, आप में प्लेटलेट्स इतनी ज्यादा होगी कि ये खून का क्लॉट बन गया। ये लो बच्चों ये खून यहीं जम गया, खून नसों में जम गया, इसका मतलब खून जो है वो ऑक्सीजन लेके जा रहा था, क्योंकि खून में आरबीसी तो जम गई है भैया। तो अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऐसे इंसान को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, जब ब्रेन की नसों के अंदर खून जमता है तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। तो बहुत कॉमन होता है बच्चों, आजकल बहुत सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहे हैं, है ना। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है? ब्रेन की जो नसें होती हैं जो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं उसमें क्लॉट जम जाता है। अब ब्रेन की नसों में क्लॉट जम गया तो भैया ब्रेन के पास किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की, बेहोश हो जाएगा तुरंत इंसान। और अगर बहुत ज्यादा बड़ा क्लॉट था तो बेहोश नहीं, वो ऊपर पहुंच जाएगा इंसान, ऊपर पहुंच जाएगा बेटा इंसान। बोलते हैं आपने सुना होगा कि एक इंसान ने रात को बहुत ज्यादा शराब पी ली, अगले दिन उठा तो उसके दिमाग की नसों में क्लॉट बन गया। हाँ, शराब के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इन प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट कर देते हैं जिससे ये प्लेटलेट्स अंदर ही क्लॉट कर देती है ना। आगे मेरी बात समझ में। तो प्लेटलेट्स की कमी यानी थ्रोम्बोपिनिया, यानी कि आपका खून क्या हो सकता है? आपका खून पतला हो सकता है। प्लेटलेट्स की कमी ना, हाँ तो कमी से ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। और प्लेटलेट्स ज्यादा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस सबका मतलब होता है क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। हाँ इसी को ब्रेन हेमरेज कहते हैं नरेश। जब ब्रेन की सेल्स के, ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसी को कहते हैं बेटा ब्रेन हेमरेज, बिल्कुल इसी को कहते हैं ब्रेन हेमरेज होना। हेमरेज का मतलब दिमाग काम करना खत्म, दिमाग के अंदर खून जम गया, दिमाग के अंदर खून पहुंच नहीं रहा है। और अगर दिमाग ही खराब तो मतलब क्या? इन सारे ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन खत्म तो इंसान कोमा में चला जाएगा या तो, है ना। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बच्चों आपने एक चीज सुनी होगी, लास्ट चीज, कि जब किसी इंसान को डेंगू होता है, वैसे डेंगू नहीं होता, डेंगू होता है, ठीक है, हिंदी में डेंगू बोलते हैं, इंग्लिश में डेंगू बोलते हैं। जब किसी किसी इंसान को डेंगू होता है तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है, उसकी प्लेटलेट्स आनी चाहिए थी 4 से 5 लाख, लेकिन आ जाती है 1,80,000। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो डेंगू होता है वो एक वायरस की वजह से होता है। डेंगू वाला मच्छर आपको काटा तो मच्छर ने खून पिया तो डेंगू वाला वायरस आपके खून में छोड़ गया, और पता है ये डेंगू वाला वायरस ये खा जाता है प्लेटलेट्स को।
हाँ, ये खा जाता है, प्लेटलेट्स को मार देता है, खा जाता है उनको। तो इसीलिए जब कभी किसी इंसान को डेंगू होता है, तो डेंगू वाला मच्छर आपको काटा, तो उस मच्छर के अंदर वायरस था, तो मच्छर ने आपका खून पिया तो आपके खून में क्या छोड़ गया? आपके खून में एक वायरस छोड़ गया। ये वायरस प्लेटलेट्स को कम कर देगा या प्लेटलेट्स को खा जाएगा या उन्हें नष्ट कर देगा बच्चों। एक बात याद रखना, डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। मैंने ये बोला है, मैंने कभी ये नहीं बोला है कि प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू होता है ना, डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि मच्छर के अंदर क्या होता है, डेंगू वाला वायरस होता है, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे आपको, फ्लैवी या आपका अर्बो वायरस कहते हैं उसको। हाँ, फ्लैवी वायरस या अर्बो वायरस कहते हैं डेंगू वाले वायरस को। तो जब इंसान को डेंगू होता है तो उस इंसान के शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि डेंगू वाला वायरस प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं डेंगू बिगड़ गया, उसकी प्लेटलेट्स 80,000 आ गई, तो डॉक्टर कहेगा भैया अब आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी, आपकी जान बचानी है तो आप अपने किसी रिश्तेदार को, अपने भाई बहन को, ऐसे इंसान को बुलाओ जो आपको प्लेटलेट्स दे दे और प्लेटलेट्स देकर आपकी जान बचा ले। अब मैम अगर प्लेटलेट्स ना चढ़ी तो क्या हो जाएगा? अरे प्लेटलेट्स की कमी होगी इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब खून गाढ़ा आपका अंदर का, सॉरी, प्लेटलेट्स की कमी होगी इसका मतलब आपका खून अंदर पतला हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड का क्लॉट करवाती है, खून को गाढ़ा रखती है। तो अब आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, इसका मतलब खून बहुत पतला हो जाएगा, खून इतना पतला हो जाएगा कि वो इंटरनली आपको कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से खून की उल्टी आ सकती है, नाक से खून बह सकता है इंसान का, इसलिए उसकी प्लेटलेट्स चढ़ा के जान बचाई जाती है। तो जब कभी किसी को डेंगू होता है तो कहते हैं बकरी का दूध पी लो, पपीते के छिलके का जूस निकाल के पियो, पपीते के पत्तों का जूस पियो, क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। हाँ, बकरी के दूध में प्रोटीन होता है, खैर इतना डिटेल में आप ना भी पढ़ो तो चलेगा, जिलेटिन नाम का प्रोटीन होता है, इसलिए बकरी का दूध जो जिलेटिन आती है वो आपकी बॉडी में आकर प्लेटलेट्स इंक्रीज करने का काम करती है। हाँ, कीवी, पपीते के छिलके का जूस, पपीते के पत्तों का जूस, बकरी का दूध, ये सब प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करती है बेटा। और जब प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे आ जाए तो डॉक्टर के पास एक ही कंडीशन होती है कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेगी बेटा। हाँ, 80 से कम आ जाती है तो भर्ती करवा जाते हैं, 40-45 पे तो मतलब अब रिस्की हो जाती है स्टेज, है ना? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा खत्म होता है। तो ब्लड चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो जाता है बच्चों। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है बेटा। ठीक है, क्या होती है प्लाज्मा, क्या होती है आरबीसी, क्या होती है डब्ल्यूबीसी, क्या होती है प्लेटलेट्स? मैम मेरे पिछले साल 13,000 प्लेटलेट्स आई थी, तो बेटा फिर आपने क्या करा? प्लेटलेट्स चढ़ाई होंगी आपने, है ना? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अगली क्लास में, कल 15 अगस्त है, कल आपकी छुट्टी है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद अगली क्लास में हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे। ब्लड चैप्टर खत्म, ब्लड ग्रुप अलग चैप्टर है, ठीक है, ब्लड एक अलग चैप्टर है, ब्लड ग्रुप्स एक अलग चैप्टर है, 2 क्लास में ब्लड ग्रुप खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका चैप्टर यहाँ से। एस्प्रिन टैबलेट बेटा इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज एस्प्रिन तो और ज्यादा खून को पतला करती है। अगर किसी इंसान को डेंगू है, उसमें प्लेटलेट्स की कमी है, उसका खून पहले ही पतला हो रखा है, अब तुम इस समय उसको एस्प्रिन नाम की दवा और दे दो तो बेटा वो तुम्हारा दुश्मन थोड़ी, वो मर जाएगा। डेंगू के पेशेंट को एस्प्रिन नाम की दवा कभी नहीं देनी चाहिए। एस्प्रिन ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करती है। अगर किसी को मारना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को डेंगू है उसको एस्प्रिन दवा खिला देना 2-3 बार, इंसान निकल लेगा, क्योंकि डेंगू है तो खून तो पहले ही पतला है। और एस्प्रिन ब्लड थिनर होती है, खून को और पतला करती है बेटा। तो ये और पतला करेगी तो इंसान को खून की उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, खून के नाक से खून आ जाएगा, इंसान मर जाएगा। इसलिए कभी भी किसी इंसान को डेंगू है तो उसको एक एस्प्रिन नाम की दवा होती है, ये कभी भी नहीं दे सकते, ये जहर है उसके लिए, उसकी मौत का कारण बन जाएगा, खत्म हो जाएगा इंसान। ठीक है, ओके। बेटा सेल चैप्टर करवा देंगे, काहे को इतना परेशान हो रहे हो? चैप्टर तो सारे पढ़ने हैं और मुझे पढ़ाने हैं, तो तुम काहे को इतना वो कर रहे हैं? हम जलेबी कब मिलेंगी? 15 अगस्त में तो लड्डू मिलते हैं, जलेबी नहीं मिलती है। कल मैं जाऊंगी, पहले मैं एक स्कूल में जाऊंगी। हाँ, स्कूल में एक स्कूल है, उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है भैया, है ना? तो कल मैं एक स्कूल में जाऊंगी पहले, फिर हमारा खुद का कॉलेज है, फ्यूचरफुल डिग्री कॉलेज झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के अंदर हमारा खुद का कॉलेज चलता है, मेरा खुद का कॉलेज है, जिसको इस बार खोले हुए चौथा साल है। इसके अंदर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, ये 4 कोर्सेज अभी आ चुके हैं। अगले साल बीएड, आईटीआई सब कुछ आ जाएगा। तो उस अपने कॉलेज में जाऊंगी, छोटे पहले स्कूल के बच्चों के साथ 15 अगस्त मनाऊंगी, फिर कॉलेज वाले बच्चों के साथ 15 अगस्त मनाऊंगी। तो कल तो आपकी मैम बड़ी बिजी है भैया, कल तो आपकी मैम बड़ी बिजी है ना? तो मैंने लड्डू बनवाए हैं स्कूल वाले बच्चों के लिए भी और कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी। कितने, मुझे लगता है आई थिंक 70 या 80 किलो लड्डू बनवाए हैं हमने, बिल्कुल देसी घी वाले लड्डू, एकदम हमारे घर में हलवाई बैठा है वो बना रहा है। ये हम हर साल करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। पिछले 3 साल से 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम हमारे घर में खुद गांव से देसी घी खरीद के लाते हैं, हलवाई को घर पे बैठाते हैं और खुद देसी घी के लड्डू बनवा के बांटते हैं 70-80 किलो। तो ये इस साल भी करेंगे, एक परंपरा है हमारे यहाँ, क्योंकि मुझे लगता है हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी से बड़ा कोई दिन नहीं है ना? तो कल मैं जाऊंगी पहले स्कूल में 8 बजे, एकदम शेड्यूल फिक्स है, फिर 9 बजे कॉलेज में जाऊंगी, आप लोगों के साथ फोटो बिल्कुल शेयर करूंगी, आप देखिएगा, है ना? छोटे छोटे बच्चों के, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनको सही जागरूक करना, इनको बताना देश के बारे में बहुत अच्छी बात होती है। चलो कल मिले। मैम 70-80 किलो का क्या करेंगे? अरे भैया हमारे कॉलेज में बहुत बच्चे हैं, 1600 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, तीनों साल में मिला के, और स्कूल में भी होंगे कम से कम 400-500 बच्चे। तो मुझे लगता है कि 2 लड्डू बस सबके हिस्से में आएंगे। छोटे बच्चे, हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक लड्डू ले लेते थे, फिर कहते थे सर नहीं मिला, दूसरे हाथ में ले लेते थे लड्डू, है ना? बचपन बचपन होता है भैया, बहुत बचपन एक बार जब गुजर जाता है ना उसके बाद बहुत याद आता है। ठीक है, चलिए बेटा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए अच्छे से अपना ये त्योहार, ये तो बहुत बड़ा त्योहार है भैया, है ना? आजादी का ये पर्व आपका मुबारक हो, बढ़िया आजाद हुए हैं हम। तो इस वैसे देखा जाए तो पिछले 2-3 साल से तो मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में आजादी जो है उसका कत्ल हो चुका है ना, क्योंकि चलो छोड़ो ये सब बात की बातें, आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
दुकान जी, दुकान जी। आपको हाँ, हाँ। नहीं देखो ये अरे ले दो सारे से ऐसे रहो नहीं दे दो सारा ऐसे तो रहो ना हम मतलब जी क्या ऐसे ढेर आवत है तीन को जब बता ले बोले तो नहीं हो जाए ढेर आवत है ना जी जा